हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वाइट कोट टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ और हेयर केयर की प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट का स्टेज क्या होता है और ये करवाने का सही समय क्या होता है और ये सेफ है या नहीं? बेसिकली हीट से मुझे याद आया कि बहुत लोग ना ड्रायर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर। ईआरपी थेरेपी काम कैसे करता है, थोड़ा बताएंगे सर? तो डॉक्टर को दिखाएं, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट कराएं और अपने स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चूज करें। जैसे दिल्ली एनसीआर में आपका क्लिनिक आता है, तो इसमें आपकी मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट क्या रहती है? हेल्पफुल और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हेल्पफुल है और क्या हार्मफुल है। जी, मेरा नाम अनुज है और आज हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस और टैलेंटेड डर्मेटोलॉजी डॉक्टर सोनाक्षी सिंह, जो इवॉक हेयर क्लिनिक दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर, स्वागत है द वाइट कोट टॉक्स में। I'm Dr. Sonakshi. I'm a dermatologist and hair transplant surgeon. I practice at Evoke Hair Clinic in Delhi. ये लाजपत नगर और गुड़गांव में है और बहुत जल्द हम रोहिणी में भी आने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हेयर केयर के बारे में बात करने के लिए एंड थैंक यू अनुज फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम डॉक्टर, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि इंडियंस में काफ़ी कॉमन्स हैं, जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ और वॉइलनेस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हेयर इश्यूज बहुत तरीके के हैं, बट कुछ कॉमन इश्यूज हैं जैसे कि हेयर फॉल, स्प्लिटेंस, हेयर ड्राई होना या फ्रिजीनेस बोलते हैं उसे, या फिर एक कंडीशन है एलोपेशिया एरियाटा। तो ये 5 कंडीशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, बट सबसे ज़्यादा कॉमन एज इन नंबर 1 कंप्लेंट है हेयर फॉल। तो अगर हेयर फॉल की बात करें, ज़्यादातर ये एक जेनेटिक कंडीशन होता है जिसमें मेल और फीमेल का पैटर्न अलग होता है और इसके कारण होते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक डाइट डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, then it can be hormonal like thyroid और PCOD issues। तो ये सारे कॉमन कॉजेज हैं। नेक्स्ट अगर हम डैंड्रफ डिस्कस करें, डैंड्रफ एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो स्कैल्प पर ओवरग्रो हो जाता है। तो डैंड्रफ की वजह से ज़्यादातर कंप्लेंट आती है इचनेस, फ्लेकिंग। तो ये हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास आना है। Now third most common condition is frizziness और dry hair। तो हेयर ड्राई होता है क्योंकि बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स आजकल हो रहे हैं, जैसे स्मूथनिंग, फर्मिंग, जिसकी वजह से हेयर के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो हेयर फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ऑल्सो इफ़ आई कैन कनेक्ट, पोल्यूशन की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस की कंप्लेंट आ रही है, स्पेशली इन दिल्ली। देखो, और कॉजेज अगर हम डिस्कस करें तो वो है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें हेयर फॉल होता है छोटे छोटे पैचेस में। तो बॉडी में किसी भी एरिया, हेयरी एरिया में हो सकता है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि इसमें प्लान ऑफ ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है स्टेरॉइड्स। देयर आर ऑल्सो स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स, पर उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और मैंने काफ़ी डॉक्टर से भी चेकअप कराया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा ऑयल करने से डैंड्रफ और बढ़ता है, तो ऑयल नहीं करना चाहिए। पर ऑयल ना करें तो उसकी वजह से और ज़्यादा हेयर ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या हेल्प लेनी चाहिए, क्या सॉल्यूशन देखना चाहिए? ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं अनुज। क्या यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर। ये सारा मैटर करता है। तो हम हेयर रूटीन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल स्टेप्स में रखेंगे। जिस तरीके से हम हेयर ऑयलिंग करते हैं उसे बोलते हैं मॉइस्चराइजिंग, वो फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप इज क्लेंजिंग। क्या यूज़ करना है क्लेंजिंग के लिए, कितनी बार करना है, ये सारा जानना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप इज कंडीशनिंग, राइट। देयर आर मेनी मिथ्स अबाउट कंडीशनर, कैसे यूज़ करना है, नहीं करना है, कब करना है, ये सारे मिथ्स हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें मॉइस्चराइजिंग से,
तो हेयर ऑयल हम यूज करते हैं जो कि प्लेन कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल की तरह से आता है। 1 घंटा लगाकर अगर हम शैम्पू करें, मॉइस्चराइजिंग हो जाता है, दिस इनफ, क्योंकि उसका काम है हेयर को बस सॉफ्ट एंड सपल मतलब कंडीशन करने का। उसके बाद स्टेप आया क्लेंजिंग। क्लेंजिंग में हम जितनी माइल्ड शैम्पू यूज कर सकें, प्रेफरेबली सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री अगर स्किन सेंसिटिव है। उसके बाद अगर हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, कंडीशनिंग इज गुड फॉर हेयर, बट मेक श्योर कि वो जड़ों के पास नहीं लगा, राइट। अब बाकी अगर हम, सिंस वी आर डिस्कसिंग स्टेप्स, तो हमें ये जानना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा यूवी मतलब सन एक्सपोजर में है, हीटिंग टेक्निक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हमें हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज यूज करने हैं। और अगर हम धूप में है, पोल्यूशन में है, हम स्कार्फ, कैप, ये सारी चीज़ें भी यूज कर सकते हैं ताकि बाल ज़्यादा एक्सपोज ना हो और डैमेज ना हो। तो बेसिकली हीट से मुझे याद आया कि बहुत लोग ना ड्रायर यूज करते हैं। ड्रायर यूज करना बुरा नहीं है, पर ये जानना है कि ड्रायर को हमें स्कैल्प के पास कम रखना है, बहुत ज्यादा हीट नहीं रखना है। आजकल बहुत अच्छे ड्रायर्स आ रहे हैं जिनमें कूलिंग टेक्निक्स भी होती है। तो आप पहले ड्राई करें और फिर तुरंत उसका टेम्परेचर कम करें विद द कूलिंग टेक्निक। कंपनीज लाइक डाइसन एक्सेट्रा हैव दिस, तो वो हम यूज कर सकते हैं अगर ड्रायर पसंद है यूज करना, या अगर हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर, पीआरपी के बारे में मैंने बहुत सुना है, और ये पीआरपी है क्या, और ये पीआरपी थेरेपी काम कैसे करता है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में। अनुज, पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, उससे प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे सेंट्रीफ्यूज करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्लाज्मा में प्लेटलेट्स हैं और प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं ग्रोथ फैक्टर्स। इन ग्रोथ फैक्टर्स को डायरेक्टली हेयर रूट में इंजेक्ट किया जाता है। सुपरफिशियल इंजेक्शंस हैं पर डायरेक्टली हेयर रूट में जा रहे हैं, तो इससे हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, रीग्रोथ के चांसेस हैं, नरिशमेंट के चांसेस हैं, और हेयर थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हेयर फॉल कम होता है। तो वो टेक्सचर, थिनिंग और रूट लॉस तीनों में ही काम करता है। पर हाँ, वो जानना जरूरी है डैमेज कितना है, किस स्टेज पे है हेयर लॉस या बॉल्डनेस आ गया है, वो हमें डिटरमिन करके फिर ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। तो डॉक्टर को दिखाएं, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट कराएं, और अपने स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चूज करें। पीआरपी गुड इन इनिशियल स्टेजेस, बट लेटर ऑन मे बी हेयर ट्रांसप्लांट कैन बी एन ऑप्शन। सो डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट का स्टेज क्या होता है, और ये करवाने का सही समय क्या होता है, और ये सेफ है या नहीं? तो अनुज, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जो हेयर फॉल या बॉल्डनेस के लेटर स्टेजेस में किया जाता है। अगर हेयर लॉस 2 साल से ज़्यादा है, रूट लॉस आ गया है, जड़ें ग्रो नहीं हो रही हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें कोई एडमिशन नहीं होता और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर आप एक एक्सपर्ट से करा रहे हैं। इसमें आपकी फिटनेस ज़रूरी है, जो हम पहले ही डिटरमिन करते हैं, और आपकी पोस्ट केयर भी बहुत इजी है, जो आप इजीली मैनेज कर लेते हैं। सो डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट की क्या कॉस्ट रहती है, और इसको करवाते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ हद तक आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बेड रेस्ट इन द सेंस हमें भीड़ भाड़, प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों को अवॉइड करना है कुछ टाइम तक। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट डिपेंड करते हैं अनुज कि हम कौन सी टेक्निक पिक कर रहे हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं अब, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत इवॉल्व हो गया है। पेशेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका क्या पर्पस है, उससे अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेशेंट को शेवन लुक नहीं चाहिए, पेशेंट को अगर शेवन लुक नहीं चाहिए, डाउन टाइम नहीं चाहिए,
तो हम लॉन्ग FUE प्रेफर करते हैं, जो सबसे एडवांस टेक्निक है। ओके। अगर पेशेंट को रिजल्ट जल्दी चाहिए, शेडिंग फेस को छोटा रखना है, जी। बायो FUE एक अच्छा टेक्निक है। हम्म। कॉस्ट इफेक्टिव अगर बोले तो क्लासिक FUE एक अच्छा ऑप्शन है। ओके। और बाकी अगर हम इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन रखने के लिए, स्लिट्स कैसे बन रहे हैं, ग्राफ्ट्स बाहर कितने रह रहे हैं बॉडी के, ये सारा मैटर करता है रिजल्ट के लिए। तो उसको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रखने के लिए हम सफायर टेक्निक और DHT टेक्निक यूज करते हैं, विच इज डायरेक्ट हेयर ट्रांसफर। ओके। सो अभी जैसे ये इवॉक हेयर क्लिनिक है आपका, तो इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या रहती है, मैक्सिमम कॉस्ट क्या रहती है? जैसे दिल्ली NCR में आपका क्लिनिक आता है, तो इसमें आपकी मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट क्या रहती है? सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मैंने बताया ना क्लासिक FUE, जिसकी कॉस्टिंग जाती है ऑलमोस्ट 20 रुपीज पर ग्राफ। ओके। और अगर हम सबसे एडवांस्ड पिक कर रहे हैं जैसे लॉन्ग FUE, उसकी कॉस्टिंग जाती है 100 रुपीज पर ग्राफ, क्योंकि उसमें मशीन्स हमारी इम्पोर्टेड है। ओके। और ऑफ कोर्स स्किल भी इम्पोर्टेंट है, विच इज द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक। जी। और बाकी टेक्निक्स हमारा 40 to 50 रुपीज पर ग्राफ कॉस्टेड रहता है। जी। सो मैम, हम कुछ हेल्पफुल और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो हम जो हेयर केयर में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे शैम्पू है या हेयर सीरम है या कुछ और प्रोडक्ट होते हैं, तो उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स सेफ हैं और कौन से हार्मफुल हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे? ऑफ कोर्स अनुज, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेज फ्लोट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। हाँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हेल्पफुल है और क्या हार्मफुल है। जी। हेल्पफुल अगर बात करें, उसमें आती है बायोटिन सप्लीमेंट्स, जो कि ओरल टॉपिकल दोनों फॉर्म्स में होती है। बट नॉट अलोन बायोटिन हेल्प्स, इट हैज टू बी अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ विटामिन्स एंड डाइट। प्रोटीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है डाइट वाइज। अगर हाँ प्रोडक्ट्स में बात करें तो बायोटिन है जो हेल्प करता है, और आजकल पेप्टाइड्स काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो ये जानना ज़रूरी है कि पेप्टाइड्स अर्ली स्टेजेस में हेल्प करेगा, जो कि हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है और हेयर फॉल कम करता है। थर्ड मॉलिक्यूल इफ आई विल रिकमेंड इज मिनॉक्सिडिल, जिसके बारे में बहुत मिथ्स हैं। तो आप अपने डॉक्टर से मिले, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसके लिए रिकमेंडेशन लें, क्योंकि हेयर थिनिंग में मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा काम करता है। जिससे मिनॉक्सिडिल के बारे में काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि अगर यूज़ करते रहो तो काफ़ी रिजल्ट दिखते हैं। जैसे ही हम उसे यूज़ करना छोड़ देते हैं, वैसे ही मतलब फिर से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और कई लोगों का तो बोलना ये होता है कि जैसे ही हम मिनॉक्सिडिल यूज़ करना बंद करते हैं, वैसे जो और बाल होते हैं वो भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जानना ज़रूरी है, देयर इज अ पैराडॉक्सिकल स्टेज ऑफ हेयर फॉल। 1 महीने तक हेयर शेड हो सकता है मिनॉक्सिडिल की वजह से, बट वो ग्रो होते हैं, एंड व्हेन दे ग्रो बैक दे आर थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। सो मिनॉक्सिडिल आपको किस तरीके से सूट करता है, कौन सा बेस प्रेफर करना है, ये स्किन टू स्किन डिफर करता है। अल्कोहल बेस होगा, नॉन अल्कोहल बेस होगा, वो स्किन सेंसिटिविटी देखते हुए डिसाइड किया जाता है। और मिनॉक्सिडिल अगर हम डिसाइड करते हैं यूज़ करना, एटलीस्ट 3 से 4 महीने अनुज वो रिकमेंडेड होता है, ताकि डिफरेंस दिखना शुरू हो। और उसको कम से कम हो सके तो 6 से 9 महीने तक यूज़ करें, ताकि एक अच्छा रिजल्ट दिख सके और आपको पता रहे कि हाँ ये मुझे हेल्प करेगा। सो दिस इज हेल्पफुल और हार्मफुल। एंड देन टॉकिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, एक और मॉलिक्यूल है आजकल हाइलुरोनिक एसिड, काफी चल रहा है, जो केरावाइफ के नाम से ट्रीटमेंट्स होती हैं। उससे स्कैल्प नरिश होता है, ड्राइनेस इम्प्रूव होता है और इचनेस भी बहुत हद तक कम हो जाता है। सो आई थिंक हेल्पफुल मॉलिक्यूल्स
हमने कवर कर ली काफी है, कवर कर लिए हैं, बट तो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो हार्मफुल आल्सो। या नो, सो हार्मफुल में अगर हम स्टार्ट करें तो हम पैराबेन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पैराबेन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में। पैराबेन कैन बी अ कार्सिनोजन और एन इरिटेंट, तो पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स यूज करना हमेशा बेहतर रहेगा। और सेकंड मॉलिक्यूल है SLS और सल्फेट, जो हम काफी आजकल सुन रहे हैं शैम्पूज में होता है। वो एक सर्फेक्टेंट होता है जिससे इरिटेशन भी हो सकता है कुछ हद तक, और ड्राइनेस भी होता है। अगर फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग कर रहे हैं, जैसे हफ्ते में 2 से 3 बार या उससे ज्यादा शैम्पू हो रहा है, तो SLS फ्री शैम्पू यूज करना जरूरी रहेगा। और हमेशा प्रोडक्ट के पीछे चेक कर लें उसमें पैराबेन फ्री, SLS फ्री मेंशन है या नहीं। देन देयर इज अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, हम सबने सुना है, जो हेयर स्मूदनिंग के प्रोडक्ट्स में यूज होता है। फॉर्मल्डिहाइड हैज इट्स ओन स्ट्रगल्स, एज इन वो काफी जगह बैंड है क्योंकि वो भी कार्सिनोजन के कैटेगरी में आता है। फॉर्मल्डिहाइड इज आल्सो एन इरिटेंट अगेन व्हिच कैन इरिटेट द स्कैल्प। So those treatments, if avoided, is always better for the hair and scalp health. ओके डॉक्टर, सो डॉक्टर जो हमारे बिगिनर लोग हैं उनके लिए एक परफेक्ट हेयर केयर रूटीन क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप कैन बी मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि हम ऑयलिंग की तरह यूज कर सकते हैं। प्लेन कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। उसके बाद हम शैम्पू करते हैं, जो कि हफ्ते में 2 से 3 बार होना चाहिए आइडियल। अगर डेली शैम्पू करने की आदत है या प्रेफर करते हैं डेली शैम्पू करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर, डस्ट एक्सपोजर या ऑयलीनेस है, तो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री माइल्ड शैम्पू यूज करें। ऑयलिंग से हेयर कंडीशन हो जाएंगे। उसका एज सच हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं है। जो हमारी ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड पेरेंट्स से आया है, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली सपोर्टेड नहीं है। अगर हम कोकोनट ऑयल सिर्फ 1 घंटा लगाएं इंस्टेड ऑफ ओवरनाइट ऑयलिंग, 1 आवर ऑयलिंग बिफोर शैम्पू इज इनफ। उससे हेयर मॉइस्चराइज हो जाते हैं, वॉश के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई या फ्रिजी नहीं होंगे। ये बेनिफिट है मोस्टली ऑयलिंग से। और थर्ड स्टेप वैसे भी हम कंडीशनिंग रख सकते हैं, पर कंडीशनिंग को रूट्स पे नहीं करना। ऑयलिंग हम रूट्स पर लगा सकते हैं, रूट्स पर लगाकर 1 घंटा छोड़ते हैं तो स्कैल्प मॉइस्चराइज हो गया। हेयर को हम कंडीशन कर सकते हैं विद अ गुड कंडीशनर, जो थोड़ी देर रखते हैं टिप्स पर और फिर वॉश कर लेते हैं। तो दीज 3 स्टेप्स आई थिंक एनीवन कैन स्टार्ट। तो हमारे थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स से, तो मैंने कुछ कलेक्ट किए हुए हैं, तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। तो एक हमारी सब्सक्राइबर है रिया दिल्ली से, जो पूछती है कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो डेली शैम्पू करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? वो डिपेंड करता है हेयर कितना ज़्यादा ऑयली है, एक्सपोजर कैसा रहता है डस्ट से या केमिकल से। आइडियली हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना इनफ होता है, क्योंकि स्कैल्प में हमारी नेचुरल ऑयल भी इम्पोर्टेंट है। उसको हम डेली शैम्पू से अगर हटाएंगे, डैंड्रफ और इरिटेशन, इचिंग का चांस बढ़ सकता है। तो हम वो स्कैल्प और हेयर टाइप देखते हुए रेकमेंड कर सकते हैं कि शैम्पू किस तरीके का होना है, डेडिकेटेड की ज़रूरत है और फ्रीक्वेंसी कितना होना है। सो अगर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाकर रिकमेंडेशन ले, स्पेशली अगर हेयर फॉल या कुछ और इशू है, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प कर सकेंगे। बट हाँ, शैम्पू आइडियली 2 to 3 a week इज मोस्टली इनफ। सो हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं अमन मुंबई से, जो पूछ रहे हैं कि क्या घर के नुस्खे जो कि अनियन जूस जैसे हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं? अनियन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि उससे हमेशा एक बार पहले पैच टेस्ट कर लें, जैसे कान के पीछे या फोरआर्म पर लगाकर रात भर रख के देखें कि कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा। मोस्टली अनियन हर तरीके के हेयर लॉस में काम नहीं करता,
जी इनिशियल स्टेजेस में आप ट्राई करके देख सकते हो, बट हाँ बेटर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलके कारण जानें हेयर लॉस का, जी डाइट, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सारा असेसमेंट करके फिर एक पूरी तरीके से ट्रीटमेंट प्लान करें, वो बेटर रहेगा। और एक और हैं, सो उनका नाम है प्रिया, बेंगलोर से, जो पूछ रही है कि डेंड्रफ के लिए हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। ओके, जी डैंड्रफ मैंने बताया ये एक फंगल इन्फेक्शन है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट करना बेटर रहता है, जो कि शैम्पूज के फॉर्म में आती हैं। उसका कंपोजिशन होता है कीटोकोनाजोल, जो कि 2% 1% फॉर्म में आता है। जी उसे स्कैल्प पर लगाकर कुछ टाइम छोड़ना है, जैसे 3 से 5 मिनट छोड़कर फिर वॉश करना होता है। जी उसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ डैंड्रफ। ओके इफ यू सी आई हैव एन एंटी डैंड्रफ, जी ये इसमें आपका कीटोकोनाजोल होता है, जी साथ में काफी मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी होती हैं आजकल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज में, ओके जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ डैंड्रफ सोल्यूशन। सो खुद भी यूज कर सकते हैं, पर ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं, ओके तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके प्रिस्क्रिप्शन लें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करें। अगर ये एपिसोड पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आने वाले सारे एपिसोड्स के अपडेट मिलते रहेंगे। हम ऐसे हेल्थ से रिलेटेड एपिसोड लाते रहेंगे। स्टे हेल्दी। नमस्ते। थैंक यू।